रेखा खुश होकर श्रुति को छेड़ रही थी। श्रुति के दिल में भी एक मीठा मीठा सा एहसास था। आज रेखा की ननद श्रुति को लड़के वाले देखने आ रहे थे। श्रुति के तो हर्षित को एक बार बहुत पहले किसी शादी में देखा था। तब न कोई शादी की उम्र थी न कोई बात। श्रुति को उसकी भाभी चाची तैयार कर रही थी। श्रुति सुंदर थी, संस्कारवान थी और आज के समय की आवश्यकता अनुसार शिक्षित भी थी। श्रुति की माँ और बड़ी भाभी रसोई में जुटी थी। मिठाइयाँ तो बाजार से आ जाती, लेकिन नाश्ता इत्यादि नहीं लाया जा सकता। रेखा, अरे श्रुति दी, आने वाले कब आने वाले हैं? हर्षित ने आने का समय तो आपको बता दिया होगा। श्रुति, भाभी आप जाकर पापा से पूछ लो, आपको सारी सही सही जानकारी मिल जाएगी। रेखा, पापा जी से क्यों पूछूं? मुझे तो मेरी बन्नो दीदी बताएंगी। श्रुति, भाभी जी चाची को जाने दो, तब आपको बताऊंगी। रेखा, चाची जी के जाने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी पूछने की। श्रुति, अपनी रेखा भाभी को झूठ मूठ डराते हुए, अभी बताती हूँ, बहुत मस्खरी सूझ रही है। दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों में बहुत अच्छी पड़ती थी। श्रुति के पापा बेचैन से चिंतित से बार बार टाइम देख रहे थे। बैठक को व्यवस्थित करने में लगे थे। 11 बजे का समय दिया था हर्षित के पिताजी ने आने का और अब 12 बजने वाले हैं। हर्षित के पिता श्रवण जी एक छोटी सी दुकान करते थे। एक लड़का हर्षित और एक छोटी बेटी ममता, बस दो ही बच्चे थे। हर्षित इस वर्ष ही बैंक में क्लर्क बन गया था और शादी योग्य हुआ तो राम बाबूजी के एक रिश्तेदार ने श्रुति का संबंध करा दिया। बात लगभग पूरी हो चुकी थी। आज वो लड़की को देख जाते तो बात फाइनल हो जाती। 1 बजने को था। राम बाबूजी ने श्रवण जी को कॉल किया। भाई साहब कहाँ पहुँच गए? श्रवण, बस अभी निकलने वाले हैं। वो क्या है कि मोना स्कूल से आ जाए। राम बाबू, ठीक है। राम बाबू ने फ़ोन रख दिया। कल शाम को भी 11 बजे पहुंच जाएंगे कहा था। आज सुबह भी 11 बजे तक पहुंच जाएंगे कहा था। 11 बजे के चक्कर में श्रुति के घर वाले सुबह 9 बजे से ही अपनी व्यवस्था में लग गए। नाश्ता के कुछ आइटम तो वैसे ही कुंभला गए। कुछ आइटम बस कुछ समय तक और साथ दे सकते थे। श्रवण की बेटी मोना 2 बजे स्कूल से आई। फिर तब वही वो चारों सदस्य लड़की देखने को रवाना हुए। शहर भले ही एक ही था, लेकिन ट्रैफिक ने दूरियां खूब बढ़ा दी हैं। 10 किलोमीटर पहुंचने में भी कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। यही हुआ ट्रैफिक के कारण। वो लोग 4 बजे पहुंचे। राम बाबूजी बहुत परेशान दुखी हो रहे थे। सुबह से जो लगे हुए थे, ना कुछ खाया ना चैन से बैठे। वो तो रेखा ने जबरदस्ती अपने ससुर को चाय के साथ हल्का नाश्ता करा दिया, वरना भूखे ही उन लोगों के इंतजार में अपनी पलकें बिछाने के मूड में थे। राम बाबूजी ने श्रवण की गाड़ी आती देख संतोष की सांस ली, हाथ जोड़कर स्वागत किया। हर्षित और मोना ने राम बाबूजी को नमस्ते कहकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। हर्षित की मम्मी उस बैठक को अपने नेत्रों से निहार रही थी और सोच रही थी कि बैठकर इन पर एहसान कर दूं या खड़े खड़े अपनी कुछ सीख सलाह दे दूं। राम बाबूजी ने अपने कर कमलों को पुनः एक किया और बोले, बैठो बहन जी। हर्षित की माता श्रीमती विजया ने राम बाबूजी का आग्रह सुनकर कहाँ कहाँ बैठूं, इस बाबा आदम के सोफे पर या इन टेंट की कुर्सियों पर? अपनी माँ की बात सुनकर मोना खिलखिलाकर हंस दी और राम बाबूजी की चेहरे की बत्ती गुल हो गई। राम बाबूजी की इच्छा हुई कि श्रीमती विजया को अपने पर बिठा लूं, लेकिन 2.5 क्विंटल वजन से मर ही जाऊंगा। श्रवण के इशारे से श्रीमती जी सोफे पर विराज गई और सोफा बेचारा मुश्किल से संभल पाया। सोफे को आज पता चला कि दूसरों का वजन कैसे झेला जाता है। जैसे ही श्रीमती जी विराजमान हुई, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और ड्राई फ्रूट्स आ गए। बड़े लोगों की तरह उन्होंने एक बार ललचाई नज़र से ड्राई फ्रूट्स देखे, फिर थोड़ा मान मनोहार की इच्छा मन में दबाए चुपचाप बैठे रहे। राम बाबूजी के विशेष आग्रह से उन चारों ने श्री गणेश किया। पर भर में प्लेट साफ। कोल्ड ड्रिंक को बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर गटक रहे थे। थोड़ी देर बाद समोसे विद फ्रूट नाश्ते के लिए आए। समोसे तो सुबह से 3 बार गर्म तेल में नहा चुके थे, इसलिए अपना तापमान उचित बनाए हुए थे, लेकिन फ्रूट्स कुछ ज़्यादा ही ठंडे पड़ गए। नाश्ता करने के बाद 1 घंटा आराम से बीत गया। नाश्ते के बाद राम बाबूजी ने अपनी बेटी श्रुति को बुलाया। श्रुति ने आकर सबको प्रणाम किया और खड़ी हो गई। श्रीमती विजया अपनी तेज लेकिन छोटी छोटी आंखों से श्रुति का एक्सरे कर रही थी, मानो उनके पहनावे को देख रही थी। हर्षित चोर नज़रों से उसे निहार रहा था और श्रवण जी तो अपनी दुकान के किसी सामान के ख्यालों में डूबे हुए थे।
रेखा श्रुति की बाह को मजबूती से पकड़े हुए साथ ही खड़ी थी। श्रुति उस बैठक में इस प्रकार खड़ी हुई थी जैसे कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा रहता है, उसका फैसला सुनाया जाने वाला हो। एक दो पुलिसकर्मी उसके पास खड़े रहते हैं जिससे मुजरिम भाग न जाए। यहाँ पुलिसकर्मी की कमी रेखा ने पूरी कर दी। पिता ने अपनी लाडो को बैठने का इशारा किया। माता पिता को तो अपने बच्चों के दुख दर्द का एहसास होता है, भले ही औलाद को अपने माता पिता के कष्ट का एहसास नहीं होता हो। श्रुति को बिना आज्ञा बैठे देखकर श्रीमती विजया को बुरा लगा। विजया, भाई साहब, आपने अपनी लड़की को अच्छे संस्कार नहीं दिए। बड़ों के सामने सोफे पर बैठ गई। हमने तो उसे बैठने को कहा ही नहीं। जब 2-4 मिनट खड़ी नहीं रह सकती तो घर का किचन का काम कैसे संभालेगी। राम बाबू की इच्छा हुई कि इस दीर्घाकार आकृति को जवाब दिया जाए, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता बिगड़ जाने के डर से चुप रहे। विजया, हाँ तो श्रुति, क्या क्या जानती हो। श्रुति जी, किस क्षेत्र में। विजया, सभी में बता दो। श्रुति, खाना बनाना, संगीत, नृत्य, कढ़ाई, बुनाई, झाड़ू पोछा करना, चाय बनाना सब आता है। विजया, और पढ़ाई की क्या पोजीशन है। श्रुति, जिस नाटक का फाइनल ईयर है। विजया, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे ससुर की फरमाइश अलग हो, मोना की अलग और मेरी अलग, तो तीनों में से किसकी फरमाइश पूरी करोगी। रेखा इस बेतुके प्रश्न पर छटपटाई। उसकी इच्छा हुई कि जवाब में ऐसा दे दूं कि श्रीमती विजया के चेहरे पर पसीना पोंछने के लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे। श्रुति के रिश्ते की बात नहीं होती तो रेखा अब तक उनको भगा देती। श्रुति जी, सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी करूंगी। विजया, वो कैसे। श्रुति, अपने पिताजी से 4 चूल्हे दहेज में ले आऊंगी और एक साथ चारों पर उसका हर सदस्य की फरमाइश के अनुसार डिश बनाना शुरू कर दूंगी। जब चारों वस्तुएं तैयार हो जाएंगी तो एक साथ सबको सेवा का अवसर दिया जा सकेगा। श्रुति ने कहना जारी रखा, एक उपाय और है, उसे इस समय नहीं बताया जा सकता। श्रीमती विजया को दूसरे उपाय के बारे में जानकारी लेने की कोई इच्छा नहीं थी। श्रीमती विजया ने अपना साक्षात्कार पूरा किया। अब मोना की बारी थी। मोना कुछ कहती उससे पहले ही एक दौर हलवे और नमकीन का हुआ। मोना बड़ी बेसब्री से खा रही थी। ऐसा लगता था कि उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो या हलवा खत्म होने का अंदेशा होगा। मोना ने 2 प्लेट हलवा जल्दी से ख़त्म किया और बोली, श्रुति जी, आप गाना सुना सकती हो, डांस कर सकती हो। श्रुति जी, आप तो बोलिए। मोना, तो आजकल वो हरियाणवी चल रहा है ना, वो ही सुना दो। श्रुति, कौन सा। मोना, मेरे ससुर के 5 पुत्र थे। श्रुति को इस बार मोना पर बहुत गुस्सा आया। वो अचकचा कर रेखा भाभी की ओर देख रही थी। रेखा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। रेखा, मोना जी, आप डीजे लाए हो, आप म्यूजिक सिस्टम लाए हो, नहीं ना, तो फिर ऐसे फरमाइश का क्या मतलब। श्रुति दी की शादी हो जाए, आपके घर पहुंच जाए तो साथ में म्यूजिक सिस्टम मैं गिफ्ट कर दूंगी। आप माँ बेटी श्रुति दी के साथ डांस कर लेना। रेखा ने जैसे मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया हो। श्रीमती विजया अपनी बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकी। वो रेखा को संस्कारहीन कहकर चुप रहने की सलाह दे रही थी। रेखा को लगा कि मेरे कारण श्रुति का रिश्ता नहीं हो पाएगा, पिताजी अलग नाराज होंगे। राम बाबूजी ने कहा, इससे पहले मैं भी संस्कार भूल जाऊं, आप लोग अपने घर की राह लीजिए, हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। विजया, नहीं करना है तो मत करो, मैं अपनी लाडली का अपमान सहन नहीं कर सकती। राम बाबू और हम तो जैसे अपनी लाडली का अपमान सहन करने ही बैठे हैं। आपके लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं बहुत बड़ा संस्कार वाला व्यक्ति हूँ और धक्के मारकर निकालने में देरी नहीं करूँगा। बहुत देर से माँ बेटी का नाटक देख रहा हूँ। श्रवण जी अपना पिटासा मुंह लेकर खड़े हुए। माँ बेटी बुनबुनाती हुई खड़ी हुई, लेकिन हर्षित चुपचाप बैठा रहा। विजया, चल हर्षित, या जूते खाकर चलेगा। हर्षित, आप लोग जाओ, मैं अंकल जी से माफ़ी मांगकर अपना रिश्ता पक्का करके ही यहाँ से जाऊँगा। मोना, हमें कोई रिश्ता नहीं करना भैया। विजया, पागल हुआ है। हर्षित, मैं पागल ही हूँ, मैं अगर श्रुति से विवाह नहीं कर पाया तो किसी से नहीं करूँगा। श्रवण जी और दोनों देवियाँ रवाना हो गई और हर्षित में कोर्ट मैरिज के लिए राम बाबूजी को राजी करके उस घर से अपने कदम बाहर के लिए बढ़ाए। हर्षित राम बाबूजी का अपमान सहन नहीं कर सका। उसने अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी और निवेदन किया कि उसको अपनी माँ की गलती सुधारने का एक मौका दो। हर्षित ने राम बाबूजी से कहा, समाज में मेरी माताजी जैसी औरत की कमी नहीं है। ऐसी माताएं अपनी बेटी को तो परी और अपने बहू को नौकरानी समझती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी का स्वाभिमान से जीने की राह तैयार करूँगा।
अगर मेरे माता पिता शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज करके घर से अलग रह लूँगा, लेकिन श्रुति को कोई दुख नहीं पहुँचाने दूँगा। ऐसा नहीं है कि श्रुति जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। बात श्रुति की नहीं है, बात आपके अपमान की है। एक बेटी के बाप की इज्जत की बात है। अगर मेरे माता पिता आपके साथ सद्व्यवहार करके शादी के लिए मना करते या श्रुति को नापसंद करते तो कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। मेरे कारण एक पुत्री के पिता को अपमानित होना पड़ा, इसलिए मेरी जिद है कि आपकी ही बेटी से विवाह करूं। रेखा को हर्षित की एक एक बात में दम लगा। उसे हर्षित के सुलझे व्यक्तित्व पर गर्व हुआ। रेखा ने शर्त रखी कि विवाह इसी सप्ताह होना चाहिए, चाहे बारात लेकर आओ या मैरिज कमिश्नर से मैरिज सर्टिफिकेट। हर्षित ने वादा किया कि इसी सप्ताह को श्रुति से विवाह करेगा। अगर सामाजिक विवाह नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हर्षित देर रात घर पहुंचा तो श्रीमती विद्या ने अपने बेटे को हिकारत भरी नजरों से देखा। बोली, आ गई लुगाई लहू। मोना भी माँ की शरण पाकर बोली, पधारिए भाई साहब, अपनी होने वाली पत्नी को अलग घर दिला आए। हर्षित कुछ नहीं बोला और न खाना खाया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वो एक बार अपने पिता से बात करना चाहता था। हर्षित को विश्वास था कि उसके पिता उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसका साथ देंगे। हर्षित ने इस समय अपने पिता से बात करना उचित नहीं समझा। वो अपने रूम में बिना किसी से बोले सो गया। सुबह तैयार होकर बैंक चला गया। चाय नाश्ता खाना कुछ नहीं। बैंक जाते समय बाजार में पहले जमकर नाश्ता किया, फिर दोपहर के खाने का ऑर्डर देकर बैंक चला गया। हर्षित ने लंच में खाना खाया और अपने सहकर्मी से कल की सारी बात बताई तो उसके सहकर्मी ने उसे सही बताया। उचित समय पर उचित निर्णय लेना हिम्मत और साहस का काम है। अपने सहकर्मी की बात सुनकर हर्षित का हौसला बढ़ गया। वो शाम को घर पहुंचा तो कल की बजाय आज माहौल ठीक था। माताश्री और बहन की तरफ से कोई व्यंग बाण सुनने को नहीं मिले। हर्षित ने पिता से बात करने का विचार त्याग दिया। अब जब तक उसके पिता इस संबंध में बात नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई बात नहीं करेगा। सुबह तैयार होकर बैंक जाने लगा तो श्रवण ने हर्षित को बुलाया और बोले, क्या बात है? मैंने सुना है आजकल ना नाश्ता करते हो ना लंच बॉक्स लेकर जाते हो। हर्षित, मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहता। श्रवण, क्यों? हर्षित, आप जानते तो हो श्रवण एक लड़की के लिए हमें छोड़ देगा। हर्षित, लड़की के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए, मानवता के लिए, किसी के स्वाभिमान के लिए। श्रवण, ठीक है, आज़ाद हो, आज से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। हर्षित बैंक के लिए चल पड़ा। कल की तरह नाश्ता किया, खाने का ऑर्डर बुक किया और नौकरी पर आ गया। हर्षित ने अपने साथी को कोर्ट मैरिज की बात बताई तो उसने साक्षी बनने के लिए हाँ कह दी। शाम को बैंक से निकलकर घर जाने से पहले हर्षित ने अपने लिए सूट रेडी करने हेतु डाल किया। श्रुति के लिए दुल्हन का जोड़ा पसंद कर तैयार करने के लिए डाल दिया। बैंक के पास ही किराए का घर खोज लिया। सारी तैयारी के बाद वो लेट घर पहुंचा। विजया को हर्षित के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी उसने हर्षित को स्पष्ट कहा कि उस लड़की से तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। हर्षित ने देखते हैं क्या होगा कहकर अपना जवाब दे दिया। अगले दिन हर्षित ने बैंक में छुट्टी का एप्लीकेशन लगाई। अपने सहकर्मी को कल की छुट्टी करने व 11 बजे कोर्ट पहुंचने की बात कही। मैनेजर ने हर्षित को निश्चिंत रहने के लिए कहा। हर्षित कल 11 बजे कोर्ट मैरिज के लिए राम बाबू जी को चलने का निवेदन किया और श्रुति को भेजने के लिए कहा। राम बाबू ने रेखा को कोर्ट पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी। रेखा और श्रुति को हर्षित के वादे पर पूरा यकीन हो गया। इंतजार था कल 11 बजे का। हर्षित और उसका बैंक सहकर्मी दोनों 10 बजे ही कोर्ट पहुंच गए। श्रवण जी को किसी बात का पता ही नहीं था। राम बाबू ने अपनी पुत्र वधू रेखा को श्रुति के साथ कोर्ट भेज दिया। समय भगवान की शरण में मंदिर चले गए। इंसान जब चारों ओर से निराश हताश हो जाता है या किसी अनहोनी की आशंका होती है तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। सारे काम विघ्न पूर्ण होते रहे तो शायद कोई ईश्वर को याद करना जरूरी नहीं समझेगा। राम बाबूजी भी तो इसी मानव समाज का हिस्सा थे। घर पर किसी को बिना बताए बस्ती से दूर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, मेरे मालिक कोई अनहोनी ना हो, मेरी इज्जत ना उछले। हर्षित एवं श्रुति का विवाह आसानी से संपन्न हो गया।
रेखा की हार्दिक इच्छा थी कि कानूनी विवाह के साथ मंदिर में भी अगर भगवान को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चारों ने मंदिर जाने का फैसला किया। संयोग से वो भी उसी मंदिर में गए जहां राम बाबूजी पहले ही पहुंच चुके थे। राम बाबू ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। हर्षित और श्रुति किराए के मकान में चले गए। रेखा अपने घर आ गई। शाम का खाना हर्षित का दोस्त अपने घर से बनवा कर दे गया। काफ़ी देर तक जब हर्षित घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। श्रवण जी को अपने ऊपर गुस्सा आया। आजकल जवान लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब कोई गलत कदम उठा बैठे। विजया की भी ममता हिलोरे ले रही थी। श्रवण ने अपने बेटे को कॉल किया। हर्षित और श्रुति एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश में थे कि श्रवण जी का कॉल आ गया। हर्षित ने उनका नंबर देखा और चिंता में पड़ गया। उसने सोच लिया था कि शादी की पहली शाम को ही कुछ न कुछ विघ्न पड़ने वाला है। हर्षित: नमस्ते पिताजी। श्रवण: नमस्ते। कहाँ हो? बहुत देर से घर में सब इंतज़ार कर रहे हैं। हर्षित: मैं आज अपने दोस्त के घर रुक गया हूँ। श्रवण: घर बताना भी उचित नहीं समझा। सही है, हम लगते ही क्या हैं तुम्हारे। सूचना तो अपनों को दी जाती है। श्रवण: ऐसी बात नहीं है। श्रवण: तो फिर कैसी बात है? यहाँ तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ गया है और तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हो। वाह बेटा वाह। हर्षित: क्या हुआ माँ को? श्रवण: कुछ खास नहीं, एक अटैक ही आया है, अभी तो जिंदा है, शायद एक दो दिन जी सके। हर्षित अपने पिता की बात सुनकर घबरा गया। श्रुति के पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने माता पिता का भले ही विरोध किया था, लेकिन अपने माता पिता को भुला भी नहीं सकता था। हर्षित ने यही सोचकर शादी की थी। एक दो महीने घर से बाहर रहेगा, जब घर वालों को गुस्सा शांत हो जाएगा तो वे आराम से श्रुति को अपना लेंगे। हर्षित को परेशान चिंतित देख श्रुति ने पूछा, क्या हुआ? क्या कहा पिताजी ने? हर्षित: माँ को अटैक आया है। श्रुति: ओह, शायद मेरे कारण ये सब हुआ है। हर्षित: तुम्हारे कारण कैसे? श्रुति: कई दिन से तनाव का माहौल था और उस तनाव के कारण मैं ही तो थी। हर्षित: ऐसा कुछ मत सोचो, चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर मैं अभी घर नहीं गया तो जीवन भर मुझे अफसोस रहेगा। श्रुति: मैं भी आपके साथ चलूं? हर्षित: अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। श्रुति: ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। हर्षित ने श्रुति को उसके घर छोड़ा तो एक बार सब चिंतित हो गए, लेकिन जब श्रुति ने सारी बात बताई तो सबको तसल्ली हुई। हर्षित घर पहुंचा तो माता पिता बहन तीनों आराम से खाना खा रहे थे, हंस हंस कर बात कर रहे थे। हर्षित अपने पिता से: आप तो कह रहे थे कि माँ को अटैक आया है। श्रवण: हाँ तो? हर्षित: ऐसा लगता नहीं, आपने झूठ क्यों बोला? श्रवण: सारे झूठ का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? मंदिर के पुजारी ने मुझे तुम्हारी सारी विवाह कहानी बता दी थी। तुम कह रहे थे कि दोस्त के पास हूँ, तुमने पहले झूठ क्यों बोला? हर्षित: मेरे झूठ से किसी को हानि तो नहीं हुई। श्रवण: तो मेरे झूठ से कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी डूब गई? विजया बाप बेटे की नोक झोंक को देख सुन रही थी। विजया: तुमने विवाह कर लिया क्या? हर्षित: हर्षित: हाँ। विजया: दुल्हन कहाँ है? हर्षित: उसके घर। विजया: उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? चल अभी लेकर आ। हर्षित: क्यों लेकर आऊँ? आप तो उसे पसंद ही नहीं करती। विजया: अब करती हूँ, अभी जाकर उसे इज्जत के साथ अपने इस घर में लेकर आ। हर्षित: अब रात के 10 बजने वाले हैं, सुबह देखेंगे। विजया ने अपने पति से कहा, अभी गाड़ी की व्यवस्था करो, हम सब अभी श्रुति को लेने जा रहे हैं। श्रवण: तुम कभी कुछ विजया, समझौता करने में हम सबकी खुशी है, हम सबकी भलाई है, क्यों इस जीवन को अखाड़ा बनाया जाए। इस श्रवण ने अपनी पत्नी को आश्चर्यचकित होकर देखा। वो जल्दी से गाड़ी के लिए बात करने लगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।